जैसा तुमने कहा, ये सारे के सारे गहने स्वर्णकार के पास ले जाओ। जब तक राजकुमार स्वर्णकार के पास जाता, राजमहल में हाहाकार मच गया कि राजकुमारी के गहने चोरी हो गए और पूरे नगर में चोर की खोज आरंभ हो गई। प्रणाम महोदय। इन गहनों की परख करके बताइए, असली है या नहीं? स्वर्णकार गहनों पर लगे राज चिन्ह को देखते ही समझ गया कि चोर उसके सामने ही खड़ा। कोतवाल! कोतवाल राजकुमार को सीधे राज दरबार ले गए। महाराज की जय। युवक, तुम्हें ये स्वर्ण के गहने कहां से प्राप्त हुए? महाराज, ये गहने तो मुझे मेरे गुरुजी ने दिए थे परखवानी के लिए। इनके गुरुजी को बुलवाया जाए। महाराज की जय। भट्टारक, आपको ये गहने कहां से प्राप्त हुए? महाराज, 14 की रात को मैंने शाकिनी समूह बुलाया, राज घेरा बनाकर उसकी पूजा रखा। तभी मैंने देखा कि एक आदमी को फाड़ कर योगियां खा रही। तभी मैंने एक सिपाही को पर त्रिशूल का घाव किया। उसी डर से उनके सारे के सारे गहने वहीं गिर गए और वो गहने मैंने उठा लिए और ये रहे वो गहने। महाराज, पिछड़े को बुलवाया जाए। राजकुमारी की बाई गंगा पर नख के निशानों की जांच की जाए। जी महाराज। राजा के आदेश अनुसार पद्मावती के वस्त्र हटाकर निशान की जांच की गई और वैसा ही निशान उसकी बाई जान पर पाया गया। भट्टारक जी महाराज, इस अपराध का क्या दंड है? महाराज, ब्राह्मण, स्त्री, बच्चे, गाय वो अपनी जाति के लोग जिनका अन्न खाया और शरणागत का वध नहीं करना चाहते, अपराध बड़ा हो तो स्त्री को त्याग देना ही उचित दंड है। महाराज, राजकुमारी को यहां से उठाकर नगर के बाहर कर दिया जाए। राजा के आदेश अनुसार पद्मावती को नगर के बाहर भेज दिया गया। वहां जाकर राजकुमार और मंत्री पुत्र राजकुमारी से मिले और उसे अपने नगर ले गए। वहां जाकर राजकुमार ने राजकुमारी से विवाह कर लिया और दोनों का पारस्परिक दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल रहा। पर अब तू बता विक्रम, तू तो बड़ा न्यायप्रिय है। बता कि मंत्री पुत्र ने जो भी किया वो अपने मित्र और उसकी प्रेमिका को मिलाने के लिए किया, पर पद्मावती ने जिस अपराध का दंड होगा वो तो उसने किया ही नहीं। अब तू बता, असली दोषी कौन है? राजकुमार, मंत्री पुत्र या फिर राजा? दोष ना ही राजकुमारी का है, ना ही मंत्री पुत्र का, ना ही राजकुमारी का। दोष तो राजा का है, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे राजकुमारी को दंड दिया। अरे विक्रम, तू तो सच में न्याय निकला है, पर तू मेरी एक शर्त भूल गया।
मैं चला। चलते हो या नहीं? तू नहीं मानेगा, मुझे योगी के पास ले जाकर ही रहेगा। चल, मैं तेरे धैर्य और पराक्रम से प्रसन्न हूं। मैं तेरे साथ चलूंगा, मगर मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन। जिस योगी का आदेश तू एक सेवक की तरह मान रहा, वही तेरे प्राणों का दुश्मन है। वो तुझ जैसे धर्मज्ञ राजा की बलि चढ़ाकर पूरी पृथ्वी पर राज करना चाहता है। उसकी योजना अनुसार जैसे ही तू वहां जाएगा, वो तुझे देव को प्रणाम करने को कहेगा, और जैसे ही तूने सर झुकाया, वो तेरा सर धड़ से अलग कर देगा। पर तू ऐसा मत करना, उससे कहना पहले आप करके दिखाए, और जैसे ही वो सर झुकाए, उसका सर धड़ से अलग कर दे। ये कहकर बैताल मौन हो गया। राजा विक्रमादित्य की आगे की यात्रा मौन ही कटी। रात्रि के चौथे प्रहर राजा विक्रमादित्य शव को लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंचे। रात्रि का चौथा प्रहर, लोक से परलोक तक की यात्रा, कल्पना को यथार्थ से प्रश्नों को उत्तर से, जीवन को मृत्यु से, योगीराज, आपकी आज्ञा पूर्ण हुई। आपने सबको लाकर बहुत बड़ा उपकार किया। आप विश्व के सर्वश्रेष्ठ राजा हो, राजा विक्रमादित्य। देव को प्रणाम करिए। और हटाओ, सिर झुकाकर देव को प्रणाम करो। योगीराज, मैं राजा हूं। मैंने आज तक किसी के सामने शीश नहीं झुकाया। आप एक बार मुझे शीश झुकाकर बता दीजिए, उसके बाद ताकि मैं उसका अनुकरण कर सकूं। अवश्य राजन, आइए, समय बिता जाना। आइए, आइए राजन, आइए, आइए राजन। तू बहुत बुरी है विक्रम, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। बोल, क्या वर मांगता है? बेताल, मैं चाहता हूं कि जो कहानियां तुमने मुझे सुनाई, वो जन जन तक पहुंचे और समाज का हर एक व्यक्ति उससे ज्ञान अर्जित कर सके। जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा बेटा। 24 कहानियां जो मैंने तुझे सुनाई और 25वीं ये जिसका तू स्वयं एक हिस्सा था। बेताल 25वीं के नाम से पूरे जग में प्रसिद्ध होगी।
बढ़ेगा वो ज्ञानी हो जाएगा। ये कहकर बेताल वहां से चला गया। उसके जाने के बाद शिवजी ने प्रकट होकर राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, तुमने अच्छा कार्य किया जो उस दुष्ट साधु को मार डाला। अब तुम जल्द ही सातों द्वीपों और पाताल सहित सारी पृथ्वी पर धर्म और शांति का राज्य स्थापित करो। तथास्तु। इसके बाद शिवजी अंतर ध्यान हो गए। काम पूरे करके राजा विक्रमादित्य शमशान से नगर में आ गए और कुछ ही दिनों में वे समस्त पृथ्वी के राजा बन गए और बहुत समय तक आनंद से राज किया।